हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी यू राइट। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की PYQ की सीरीज़, एंड ऐसे ही हम लोग एक फिजिक्स की PYQ की सीरीज लाएंगे जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करेंगे। और अभी के लिए बता दूं मैं, तो जैसे अभी जैन का 2026 का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन पेपर अलग सॉल्व कराए जाएंगे ना, इसका एक अलग वीडियो बनेगा। और बाकी 25 to 19 का 2025 से 2019 का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स होंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ जैन 2026 का, उसमें अकेले ही अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोग आई गेस 2019 से 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने लगे हैं और 5-5 दिन एग्ज़ाम होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बन जाते हैं। तो अगर रफली हम लोग एक एग्ज़ाम से या एक ईयर के 10 से 12 क्वेश्चन उठाएंगे तो भी इनफ होगा ना, हमें पैटर्न देखने के लिए किसी एक चैप्टर का ना। बहुत सारा होता है, जैसे अभी जैन 2026 में मैंने बताया ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें 5 या 6 क्वेश्चन उठा लेंगे हम लोग और वो सॉल्व करेंगे। ये किसके लिए है? 19 to 25 के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और आप लोग देखो, ये मैंने मेंशन किया है, बेसिक चैप्टर्स। तो जैसे केमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे फिर उसकी बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं, और ये केवल बेसिक चैप्टर नहीं है कि आपको पढ़ना है सीखना है, ये वो चैप्टर है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर साल हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे ना। पीरियोडिक टेबल इसका भी फिक्स है, केमिकल बॉन्डिंग का फिक्स ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। अभी जब मैं ये चैप्टर लगवाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको, इससे 20 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं 2026 में। GOC से भी सेम ना। और ये बेसिक चैप्टर भी हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल में भी आता है, ये इनऑर्गेनिक में भी आता है, और इनके यूज आगे मिलते ही जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है जिसमें हम लोग प्रॉपर एटम के बारे में पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसकी एनर्जी ना, वेलोसिटी और रेडियस वगैरह कितनी होती है, वो सारी चीज़ें, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें हम इसमें एटम के बारे में जानेंगे, जो आगे चल के हम फिर रिएक्शंस और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम ये सब। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मैंने उसको पहले नंबर पर रखा है। फिर उसके बाद बेसिक चीज़ आती है कि हमें पीरियोडिक टेबल भी सीखना ज़रूरी होता है ना, कि प्रॉपर्टी कैसे हम देखेंगे कि कोई एलिमेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उसको किस ग्रुप में रखा गया और क्यों रखा गया है, किस पीरियड में रखा गया और क्यों रखा गया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला चैप्टर ना, सबसे बेसिक चैप्टर। फिर केमिकल बॉन्डिंग, ये भी इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर है, हालांकि ये फिजिकल में भी काउंट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और GOC तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक चैप्टर है, बिना इसके ऑर्गेनिक हम कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, तो आज हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं? एटॉमिक का। और इस वीडियो में जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो क्या है? PYQ 2026 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जब इसका NTA पर रियल क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा, तो डोंट वरी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, मैंने जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं एंड जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, इनकी संख्या ज़्यादा रखी है जो भी टेस्ट में सॉल्व करा रहा हूँ ना, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और बहुत सारे तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे, मतलब कैलकुलेशन करना है। तो और स्टेटमेंट में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। स्टेटमेंट वाले तो काफ़ी इजी होते हैं, पर असर्शन रीजन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये होता है कि पहला भी ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, पर पहला एक्सप्लेनेशन सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन कर रहा है पहले का और नहीं कर रहा है, ये दोनों ऑप्शन में चूज करना बहुत टफ हो जाता है। तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग प्रॉपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम सोचेंगे ना क्वेश्चन देखकर। तो जो लोग काफ़ी अच्छे हैं वो लोग डायरेक्ट जो है
स्किप करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाने वाला हूँ। जो बच्चे नहीं, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करना आता, उनको स्टार्टिंग में थोड़ा समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है, कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू गैसियस हाइड्रोजन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। कौन? जब हाइड्रोजन एक्साइटेड हो रहा है, किससे मिलने पर? किसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, तो या हाइड्रोजन को एनर्जी दे रहे हैं, मान लो वो H2 था, गैसियस, टूट गया H+H में ना। अब H का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी लेकर ऊपर वाले सेल में जाएगा। और ये ऊपर वाली सेल का क्या सीन होता है वो मैं बताता हूँ। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, जिनको पता होगा वो समझ गए होंगे, ये स्पेक्ट्रम लाइन है ना। n = 1 2 3 4 5 6 ना। तो ऐसे ही कंटिन्यू होता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। n = 1 इसको बोलते हैं लाइमन, इसको बोलते हैं बामर ना, इसको विजिबल भी बोलते हैं। और ये होती है यूवी ना, अल्ट्रावायलेट। और थर्ड वाला होता है लाइमन, बामर, पासन। और ये होता है ब्रेकेट, ये होता है फुंड, ये होता है हम्फ्रे। ऐसे ही कंटिन्यू हो जाता है। तो अभी हम 6 के बारे में ही हमको पता है। नियर इंफ्रारेड होती है, ये इंफ्रारेड होती है, और ये फॉर इंफ्रारेड होती है, ऐसे ही, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई हाइड्रोजन का एटम है ना, जिसको एक्साइटेड किए, तो वो उसकी एनर्जी हाई होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो हाइयर सेल में जाएगा एनर्जी लेकर, क्योंकि यहाँ एनर्जी कम होती है, ऊपर जाते हैं एनर्जी ज़्यादा होती है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, पर ये ज़्यादा देर तक यहाँ रहता नहीं है, कुछ समय बाद फिर से ये नीचे आ जाता है अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये नीचे आएगा तो इसके एनर्जी E2 होगी, यहाँ E1 होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, E2 माइनस E1। तो ये जो एनर्जी ये इमिट करेगा, तो ये किसके रूप में करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। अब बताओ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक गया होगा, 5th तक, और जो 4th से आएगा, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, और जो यहाँ गया होगा उसकी एनर्जी अलग होगी। तो वही कह रहा है कि वो जब एक्साइटेड होता है और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो सही बात है, जिस लेवल पर गया होगा वहाँ से आएगा तो उसको एक अलग एनर्जी की रेंज मिलेगी ना, E2 माइनस E1 की, और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी देगा। ई प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है ना, हमको इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ई प्रोपोर्शनल टू एफ लिखूँ मैं या फिर न्यू लिखूँ, तो आप समझ जाना कि ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी की प्रोपोर्शनल होती है, तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितना कम होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेंज मिलने वाला है हमको। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब पहले एक कोई मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये लाइमन है, ये बामर है, ये पासन है, ये ब्रेकेट है। तो लाइमन के लिए देखते हैं पहले। तो लाइमन सीरीज क्या होगी, उसकी कौन कौन सी लाइन होगी? देखो, फर्स्ट लाइन उसकी क्या होगी? 2 to 1। जो भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 1 पर, वो लाइमन सीरीज में आएगा ना। उसके स्पेक्ट्रम लाइन कौन सी होगी? लाइमन की होगी। और 2 to 1 उसकी पहली हो गई। दूसरी कौन सी होगी? जो 3 to 1 आएगी, ये पहली हुई, ये दूसरी हुई, वैसे ये तीसरी हो जाएगी। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, चौथी, पाँचवीं, छठी। ऐसे बामर के लिए क्या होगा? इस लाइन पर सेकंड वाली लाइन है बामर की, तो थर्ड से सेकंड आएगी तो फर्स्ट, फोर्थ से सेकंड आएगी तो सेकंड ना, फिफ्थ से सेकंड आएगा तो थर्ड। तो ऐसे बामर की पहली लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी ये। इमेज छोटा बन गया है, आगे फिर से मैं बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्पेक्ट्रम के, तो आप लोग उसमें भी समझ जाओगे। आई होप कि समझ गए होगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो? सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन अब बामर लिख लेते हैं हम लोग। सेकेंड लाइन बामर की कौन सी होगी? 4 to 2। तो किसके लिए है ये? हीलियम के लिए
अभी क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ वो भी बताऊँगा। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन कौन सी होगी, 2 to 1, और वो किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। यहाँ प्रॉपर मेंशन किया है उसने, हाइड्रोजन हीलियम। अब कह रहा है कि क्या इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो मैंने बताया था ना एनर्जी इक्वल होगी तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। और हमने एनर्जी का फार्मूला हम लोग पहले से ही याद करके रखते हैं ना। तो पहली कौन सी थी, 4 to 2, किसके लिए, हीलियम के लिए, और हाइड्रोजन के लिए क्या थी, 2 to 1। तो हम लोग दोनों की एनर्जी सॉल्व करेंगे। तो इसकी एनर्जी जब सॉल्व करने जाएंगे हम लोग, तो ये E2 - E1 डेल्टा ई कितना आ जाएगा इसका, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, 13.6 ना, जेड इसका क्या होगा, फार्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, Z² इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 13.6 इंटू Z² 4 हो जाएगा, क्योंकि हीलियम के लिए क्या होता है, Z 2 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर उसका। और ये आ जाएगा 4 - 1/16। सॉल्व कर लो इसको। जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, 13.6 इंटू 4 इंटू, और ये अंदर का सॉल्व करोगे तो ये 4 - 1 3/16 आ जाएगा। और इसको और सॉल्व करोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 3/4। ये किसके लिए है, ये बामर का है और हीलियम के लिए है, ठीक है। अब हाइड्रोजन वाला देखेंगे हम लोग, 2 to 1, इसका क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू Z² वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी, और 1/N1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर 4। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो देखो सिंप्लीफाई करके ये भी आ जाएगा 3/4 ना। तो दोनों की एनर्जी सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो दोनों स्टेटमेंट इज ट्रू ना। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन ना। और देखो मैंने शिफ्ट वगैरह मेंशन कर दिया, ये कब पूछा गया है ना। ऐसे मैं सारे क्वेश्चन में करूँगा जो आगे 2019 to 2025 के क्वेश्चन होंगे, उसमें भी सेम मेंशन करूँगा। अब बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ पासन, सेकंड लाइन ऑफ दिस दिस दिस। कह रहा है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एबव असेंडिंग ऑर्डर, किसकी, एनर्जी की। अब बताओ 4 ऑप्शन दिए, चारों में कैलकुलेशन करवा दिए। ये कोई छोटा क्वेश्चन थोड़ी ना है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं। देखो ये स्टेटमेंट टाइप का ही क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दे दिए, बोले बताओ इनमें बढ़ता हुआ एनर्जी का ऑर्डर बता दो। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो पहली लाइन होगी, फिर से वही मैंने बोला था ना आपको, ये रट लेना है स्पेक्ट्रल लाइन। तो बड़ा बड़ा बना लेता हूँ इस बार, थोड़ा डिस्टेंस पर ना, ऐसे। तो ये क्या थी, ये लाइमन थी, ये है बामर, ये है पासन, ये है ब्रेकेट, ये है फुन। तो LBP BPH, इसके बाद हम फ्री आ जाएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो अब बताओ पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ पासन। तो पासन क्या है, 3, तो पहला लाइन क्या हो जाएगा, 4 to 3। उसके आगे लिख लो, नहीं तो आप ये ज़रूर मेंशन करके लिखना, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करोगे। तो 4 to 3। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर कौन सी होती है, 2, और इसकी सेकंड क्या होगी, 4 to 2, 4 to 2। थर्ड लाइन ऑफ पासन, तो LBP, पासन की थर्ड लाइन, पासन की पहले भी दे चुका है ना, ठीक है। थर्ड लाइन इसकी क्या होगी, पहली दूसरी तीसरी, 6 से 3, तो ये 6 to 3। और फोर्थ लाइन क्या होगी, ब्रेकेट की, तो ये बामर है, ये ब्रेकेट है। ब्रेकेट की फोर्थ लाइन देखो, तो ब्रेकेट की ये है, पहली लाइन 5, दूसरी लाइन 6, तीसरी 7, चौथी 8। तो 8 से कहाँ आएगा वो, 8 से आएगा 4, तो 8 to 4, ठीक है। तो ये बहुत इनफाइनाइट तक लाइन आप खींच सकते हो, इनफाइनाइट तक हो जाती है ना। तो अब हमें सॉल्व करना है और एनर्जी बतानी है। तो बताओ, एक चीज़ तो सब में कॉमन है, हाइड्रोजन ही है। तो जो ये हम लोग करते हैं ना 13.6 Z², ये सब में कॉमन होगा। अब हमको बस ये निकाल लेना है, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। सबके लिए बस यही सॉल्व कर लेना है। तो जिसके लिए ज़्यादा होगी एनर्जी ज़्यादा, जिसके लिए कम एनर्जी कम, ठीक है। तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं, केवल इतना पार्ट करेंगे बस, ठीक है। आप लोग समझ गए होगी, बाकी सब कांस्टेंट ही है। तो 1/3 9 - 1/16, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये कितना आ जाएगा,
144 और ये 16 माइनस 9 ना। जो लोग सॉल्व कर सकते हैं ना वो आगे बढ़ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, 7/145 आ गया। ठीक है, कुछ गलत हो तो मैं ट्राई करूँगा सही करने का, नहीं तो आप लोग खुद कर लेना ना, कैलकुलेशन ही तो है। दूसरा करेंगे 1/4 माइनस 1/16, ये कितना आ जाएगा, ये आई गेस 3/16 आ जाएगा। और तीसरा क्या आ जाएगा, 1/9 माइनस 1/36 ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ही कर रहा हूँ सबके लिए। तो ये कितना आ जाएगा 36 ही नीचे, और 4 माइनस 1 मतलब 3/36। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा 1/12 आ जाएगा। अब आ गया लास्ट वाला 8 to 4। तो 8 to 4 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/8 का स्क्वायर 64। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 64 4 माइनस 1 ना, 16 चौका 64, ठीक है, 3/64। अब एक काम करो, आप इसे ऐसे कंपेरिजन करोगे तो आपको दिखेगा नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा है छोटा। तो इस वाले फॉर्मेट में लाओ, ऊपर 1 रखो, नीचे जो भी नंबर आए तो वैसे ही कर लो। तो जैसे इसमें ऊपर 7 है, 7 से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 7 दूना 14, 0.4, 7 बचे 35, तो इतना आ जाएगा कुछ। ये 3/16 है तो इसको क्या कर लेंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, और ये कितना आ जाएगा 1/3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 3 9। अब बताओ आप सबसे बड़ा कौन सा है, तो बी वाला सबसे बड़ा कौन सा है, बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। तो एनर्जी इंक्रीजिंग में तो ये ऑर्डर हो जाएगा, डी ए बी सी बी। तो सेकेंड वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, जो जिन लोगों को आ रहा है वो स्किप करके आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ। ठीक है, फटाफट थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन विच इज द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बी एक्साइटेड टू सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ। आप समझ गए, फर्स्ट से कहाँ जाना है, सेकेंड में जाना है, तो 1 to 2 जाना है। बस इसमें अर्ग में दिया है एच, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। और यहाँ जूल पर मोल दिया है। तो मैं दो फार्मूले बता रहा हूँ जो कि आपको भी याद होना चाहिए। तो जो हम लोग सॉल्व करते हैं ये 13.6 इंटू Z²/n² ना। तो ये कौन सी एनर्जी होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग निकालते हैं। तो आई होप कि सबको यही रटाया जाता है या याद कराते हैं, क्योंकि ये इजी होता है और हमेशा यही पूछता है। तो हम लोग इसको अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10⁻⁻19 जूल आता है। और 1 अर्ग में कितना होता है, 1 अर्ग होता है 10⁻⁻7 जूल ना। तो दोनों में देखो जूल सबसे बड़ी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत छोटी है, अर्ग उससे बड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको याद है ये, तो आप लोग आसानी से अपने ही फार्मूले से जिससे हम लोग लगाते हैं ना वो, कि एनर्जी कितनी होगी। और मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो हमें माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए ही है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 Z² ना, इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलने वाला है 13.6 इंटू 3/4। तो ये किस में निकला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये किस में आ गया, जूल में। पर ये जूल पर एटम है, जूल पर एटम ना। पर हमको इसको क्या किस में लाना है, जूल पर मोल। तो ए इतनी एनर्जी है पर एटम, तो पर मोल के लिए कितनी एनर्जी होगी, इंटू एन कर देंगे। तो सब कुछ सॉल्व करके इंटू एन कर दो, तो एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। 3/4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना है पर मोल पर एटम है। तो पर मोल कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना लगभग 9.8, जो अपना डी वाला ऑप्शन है, इंटू 10⁻5। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। चौथा देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट लोवेस्ट, फर्स्ट मतलब लोवेस्ट, हाँ ठीक है,
बामर लाइन ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स। तो फर्स्ट लाइन की क्या है, एक्स है, तो कहाँ से कहाँ, टू टू, सॉरी बामर है ना, बामर तो 2 पर आता ही है, तो फर्स्ट कौन सी होगी, 3 to 2। दी एनर्जी ऑफ दी सेकेंड बामर लाइन, सेकेंड क्या होगी, 4 to 2। तो फर्स्ट की हम लोग निकाल लेते हैं, तो ईवन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन ही है तो 1 ना, इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो यह आ जाएगा 13.6 इंटू 5/36 ना, 5/36, ये इवन हो गया। ऐसे E2 बताओ कितना होगा, E2 कितना होगा, वो भी 13.6, 1 तो 1 ही रहेगा, और 1/4 माइनस 1/16। सॉल्व करो फटाफट, बताओ कितना आएगा, 13.6 इंटू ये 16 हो जाएगा, और 3/16। इसमें कुछ गलत है, कुछ टफ है, कुछ नहीं ना। तो अब बताओ पूछा क्या था कि फर्स्ट लाइन की एनर्जी एक्स है, तो बताओ सेकंड लाइन की एनर्जी एक्स के फॉर्म में क्या होगी। तो एक काम करो सिंपल, सेकंड का निकालना है ना, E2 ऊपर कर दो, E1 नीचे कर दो, बस ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो, तो E2/E1 कितना आ जाएगा, और E1 की वैल्यू एक्स रख देना बाद में। E2/E1 यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया है वहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो चाहे E2 हो चाहे E1 हो, दोनों से 13.6 कट जाएगा, इसलिए मैं 13/16 लिख रहा हूँ, केवल सॉरी 3/16 और 5/36 केवल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, तो 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 ना, एंड ये ऊपर जाएगा 27, 9 त्रिक 27 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 को उधर ले जाओ, 27/20 इंटू E1, E1 की वैल्यू x है ना, दिया हुआ है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ना, दोनों को 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.7, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10 इंटू एक्स, तो 1.35x। ठीक है, 1.35x कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। ठीक है, फोर्थ वाला हो गया, बहुत ईजी था ना। देखो सब स्पेक्ट्रम लाइन के क्वेश्चन पूछे हैं, सारे स्पेक्ट्रल लाइन के ही क्वेश्चन है, और एक लाइन से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन और भी ईजी है, थोड़ा पीरियोडिक टेबल मिक्स है ना, ये सब चीज़ें क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, n = 5 m = -1। तो कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जैसे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, एंड l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से n-1 तक। ऐसे ही m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, m को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बताता है ना, जो सॉरी m बताता है क्या, हाँ ओरिएंटेशन ही बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा हुआ है ना, और इसको क्या, इसका नंबर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है, -L से +L तक, जिसमें 0 इंक्लूड होता है। और s की वैल्यू जो होती है, जिसको ms भी लिख देते हैं, तो s की वैल्यू क्या होती है, वो ±½ होती है। अब n = 5 है, तो उसकी l की वैल्यू क्या क्या होगी, तो n = 5 के लिए हम लोग यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। n = 5 है तो l की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब 0 किसके लिए होता है, s के लिए, 1 किसके लिए होता है, p के लिए, 2 किसके लिए होता है, d, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही f g h जो भी है। ठीक है, अब बताओ s में एक ऑर्बिटल होता है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, ऐसे d में कितने होते हैं, 5 ना, ऐसे ही आगे। तो उसने पूछा क्या है कि n = 5 है और m1 = -1 है। ठीक है, तो -1 क्या बताएगा, जैसे इसमें क्या है, ये इसके लिए m की वैल्यू केवल 0 होती है, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू क्या थी, -L2 + L, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 0 ही होगी m की वैल्यू। इसमें -1 0 +1 होती है, ऐसे इसमें -2 -1 0 +1 +2 ना, और इसमें ये डिसाइड नहीं है कि यही -1 2 है,
ये भी -2 हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, बस वो नेम है और कहीं से उसका ओरिएंटेशन कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक भी नहीं, -1 बोल रहा है ना वो, Mn5 दिया और m की वैल्यू -1 दी है। इसमें हो सकते हैं यस, इसमें हो सकते हैं यस, पर कितने? एक ही एक, तो इसमें भी एक ही होंगे, इसमें भी एक ही होंगे, वैसे 3 वाले में भी एक ही होंगे, ऐसे 4 वाले में भी एक ही होंगे। तो कितने ऑर्बिटल मिलेंगे हमको? 4, और 4 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 8। तो इसी से आंसर आ गया, पर दूसरा वाला भी हम लोग देखेंगे। n=3 किसके लिए होता है? किसी के लिए भी हो तो उसमें, सॉरी हाँ, n=3 है और l=2, l=2 किसके लिए होता है? d ऑर्बिटल के लिए। तो d के लिए 5 ऑर्बिटल होंगे ना, सॉरी d सबसेल, और उसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, और जिनका नाम क्या क्या होगा? -1, -2, 0, +2, +1। तो ये लिख दिया है क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना कि किसका क्या नाम होता है, कोई फिक्स नहीं होता। तो इसमें से एक होगा जिसका m-1 होगा, एक ऑर्बिटल, और उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसमें, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका, और ms की वैल्यू क्या होती है? +-½ तो इसमें से केवल +½ वाला ले रहे हैं, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इन्होंने वही पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट कैन हैव क्वांटम नंबर एज गिवन इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, देखते हैं। Which of the following statement regarding the energy of the stationary state is true in the following one electron system? मतलब वही कि हमें जो जो स्टेटमेंट दिए हुए, वो 4 स्टेटमेंट दिए, चारों में एनर्जी चेक करनी है। तो बताओ, जब इसमें माइनस और प्लस साइन के साथ दे दिए, तो अब आप बताओ जो भी एनर्जी हम निकालते हैं ना, वो माइनस में होती है कि प्लस में? तो जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस में होती है, कितनी? -13.6 इंटू Z² अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी के क्या होती है? वो प्लस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, मतलब जो इतना लिखा हूँ ना, इसी का प्लस वर्जन। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस में 2 इंटू टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये 2 इंटू टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी का प्लस है, मतलब इन्हीं दोनों को मिलाकर ही तो टोटल बनता है। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस में, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है प्लस में, और टोटल एनर्जी जो होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पहली बात तो ये कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो माइनस में नहीं दिया हुआ है, एनर्जी माइनस में होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब हम लोग सॉल्व करेंगे, थर्ड ऑर्बिट का लिथियम और सेकेंड ऑर्बिट का हाइड्रोजन। तो -13.6 लिथियम के लिए जेड कितना होगा? 3, तो 9 हो जाएगा उसका स्क्वायर। और अब सॉरी मैं एनर्जी डिफरेंस निकालने जा रहा था, तो Z² अपान n² होता है ना, तो अपान n² कितना है? थर्ड ऑर्बिट है, तो 3 9, और ये कितना आ जाएगा? -13.6, पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, हमको जूल में चाहिए, अभी हमने कन्वर्ट किया था जूल में, तो 10⁻19 ये जूल हो गए ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो ना, 16 छक्का 96, 16 3 48, 9 8 17 57, 16 1 16 5 21, तो ये आ जाएगा इतना, और 2 पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा, इंटू 10⁻19। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको एक पॉइंट लेफ्ट में ले जाएंगे ना, मैथ वालों को तो समझ में आ जाएगा, लेफ्ट में ले जाते हैं तो एक पावर कम, एक और पावर बढ़ जाती है, तो ये 18 हो जाएगी ना। नहीं समझ में आया जिसको, वो लोग ये करो कि जो चूँकि ऑप्शन हमें 2 पॉइंट में दिया है, 2 के बाद पॉइंट लिखा है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें है 21.76 इंटू 10⁻19, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसमें जुड़ जाएगा, और 10 वाला इसके नीचे ला देना, और इसको डिवाइड करके ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये लगभग वही आंसर आ गया ना, सेकेंड वाला। तो अब लेकिन हम थर्ड भी सॉल्व करेंगे ना, इतनी जल्दी भागने वाले नहीं हैं। थर्ड वाला क्या आएगा? -13.6 एंड इंटू हाइड्रोजन के लिए है तो 1, हाइड्रोजन के लिए है तो 1, अरे प्लस बन गया क्या, इंटू करना है इसको, इंटू 1 का स्क्वायर अपान सेकेंड ऑर्बिट है 4, और वही 1.6 इंटू 10⁻19,
तो ये 0.4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो। 4 छंग 24, 4 3 12 तो 14 ना, 4 1 4 1 5, सही है। और 2 पॉइंट पर डेसिमल 5 पॉइंट इतना इंटू 10⁻⁻19 ना, नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, पहला दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा अपना। ठीक है, इजी था ना, आप लोगों को बस सॉल्व करना है। और ये थोड़ा जो कन्वर्जन होता है ना एनर्जी का, कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करते हैं जूल में, अर्ज से कन्वर्ट करते हैं जूल में, तो वो याद रखना आप लोग, तो ईजी हो जाएगा। हाँ, ये भी एक टॉपिक है वर्क फंक्शन वाला, जिसमें हम लोग किसी मेटल पर इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स के का बम्बार्डमेंट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होती है वो एनर्जी लेकर इमिट कर जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी फ्रिक्वेंटली पूछते हैं ज़्यादातर। तो इसमें जो होता है ना, कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ रेशियो दिया होगा ना, जैसे एक इक्वेशन होती है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस कितना वर्क फंक्शन है उस मेटल का। जैसे कोई मेटल है ना, इस पर फोटॉन गिराए गए, इस पर फोटॉन गिराए गए, तो इस मेटल का खुद का कितना जो है वर्क फंक्शन है ना, मिनिमम कितना थ्रेशोल्ड है कि एनर्जी तभी निकलेगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन तभी इमिट करेगा या निकलेगा, तो वो होता है वर्क फंक्शन। तो कितना वर्क फंक्शन है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो निकलने के लिए ये जो एनर्जी दी गई है, ये टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो उससे निकलती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, ये कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। ऑब्वियसली जितनी एनर्जी वो लेकर गया फोटॉन, जितनी इलेक्ट्रॉन को मिली, और इलेक्ट्रॉन को इसके वर्क फंक्शन में जितना खर्च किया वो माइनस कर दो, वही उतनी काइनेटिक एनर्जी लेकर वो बाहर निकलेगा। तो ये एक फार्मूला है जिससे हम लोग सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस। तो एम ए और एम बी के जो वर्क फंक्शन का रेशियो है, तो हमें लोग ऐसे लिख लेते हैं, साई ए डिवाइडेड बाई साई बी इक्वल टू 1:2 हो गया। तो साई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन लिख लो कि वर्क फंक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स वर्क फंक्शन ऑफ ए ना। और दूसरा क्या दिया है, when these metals are exposed to photons of energy 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कितनी दी गई है, 6 दी गई है दोनों के लिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एम ए एंड एम बी इज इन दिस रेशियो, और के ई की वैल्यू पहले वाले के भी और दूसरे वाले के भी किस रेशियो में है, के अपान के बी, वो है 2.642/1। कह रहा वर्क फंक्शन बताओ दोनों का, तो आई होप कि इजी होगा। तो पहली इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ऑफ ए। दूसरी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी लिखेंगे, तो 6 माइनस वर्क फंक्शन ऑफ बी की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, वर्क फंक्शन ऑफ बी की जगह क्या लिख लेंगे, 2 टाइम्स वर्क फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि के ए को के बी के रूप में लिख सकते हैं, और उसके बाद डिवाइड करके वर्क फंक्शन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताओ, के बी को रखना आसान होगा, के ए को रखना आसान होगा ना। के ए कितना आ जाएगा, के ए कितना आ जाएगा, के ए आ जाएगा 2.642 टाइम्स के बी ना, इक्वल टू, अब ये इक्वेशन एक बना लेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे नंबर 1 इक्वेशन और ये नंबर 2 इक्वेशन। तो नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, ऊपर देखते हैं हम लोग ना, 2.6 क्या था, 421 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट साइड में क्या है, 6 माइनस वर्क फंक्शन ऑफ ए, 6 माइनस वर्क फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ ए। अब ये सॉल्व कर लो ना, आंसर इसी में है, तो करके दिखा देता हूँ मैं। 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25, 6 चाक 36, 2 29 पॉइंट, 6 दूना 12 3 15, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4 5, ये कितना हो गया, ये वर्क फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू 6 माइनस वर्क फंक्शन ऑफ ए। वही करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ,
तो कितना आ जाएगा 9.852 इक्वल टू, इसमें से घटा दो एक तो आ जाएगा 4.284 वर्क फंक्शन ऑफ ए। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 गुना है लगभग, तो 2 पॉइंट वाला देखते हैं इसमें क्या है 2.3, तो 2.3 और वर्क फंक्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा 4.6, किसका बी का। क्यों, क्योंकि बी जो था 2 टाइम्स ए था ना, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी क्या थी, साई बी थी 2 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ ए, तो वो 2.3 आया तो वो 4.6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8th वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ये भी देखो, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, अब इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे ऑप्शंस आपको ना, तो टफ हो जाता है जब सारे सॉल्व करने पड़ते हैं। तो पहला तो इजी है ना, नोटेशन दिया है और इसका मतलब हम लोग समझते हैं जब कोई नोटेशन दिया होता है, ऐसे 24 mg12, 24 कभी कभी यहाँ भी दे सकते हैं, वो नोटेशन ही तो है। तो इसमें जो 12 होता है ये जेड होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो 24 होता है ये मास नंबर होता है ना, एटॉमिक मास नंबर। और जितना जेड होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस जेड। तो बताओ क्या 24 प्रोटॉन है, नहीं, कितने हैं 12 न्यूट्रॉन है, 12 भी प्रोटॉन भी हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत और इनकरेक्ट ही पूछा था। तो अच्छा ए अभी और भी है, ऑप्शन देख रहे हो कैसे दिया है, टफ बना देते हैं क्वेश्चंस को ऑप्शन देकर। बी वाला क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी ई जितनी, अब फ्रीक्वेंसी दी है हमसे वेवलेंथ पूछ ली है ना, तो वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है सी बाई न्यू। सी कितना होता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4.5 × 10⁻15। तो इसको अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो ये तो आ जाएगा 1.5, और ऐसे मान सकते हो कि सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए 10/15 मान सकते हो इसको, इनटू ये कितना हो जाएगा, और इसको कर देंगे 2 और इसको कर देंगे 3 ना, 5 से डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा 0.67 × 10⁻⁻7। ठीक है, आंसर में 6.7 दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जैसे भी आप समझते हो, इसको 1 पॉइंट आगे ले जाओगे तो इसमें 1 डेसिमल बढ़ जाएगा यहाँ माइनस में ना, तो ये आंसर आ जाएगा। क्या उत्तर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो ये वाला करेक्ट है। फिर से दिया कि λ1 इतना है, एनर्जी E1 है, λ2 इतना है तो एनर्जी इतनी है, तो बताओ रेशियो 3:1 होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेमडा की। तो ये E1 है तो ये λ1, ऐसे E2 क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/λ2। तो अब बताओ E1/E2 वैल्यू क्या आ जाएगी, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, E1 में लेमडा नीचे है तो लेमडा नीचे हो जाएगा जब इनको डिवाइड करेंगे, और λ2 ऊपर आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि λ2 कितना दिया हुआ है 3, तो 300 डिवाइडेड बाई 900, तो 1:3 आ जाएगा। और दिया क्या है E1:E2 3:1, तो ये भी गलत है, मतलब ए और सी गलत है, तो ए और सी थर्ड वाले ऑप्शन में। डी देखने की ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत है ना, मान लो ए और डी और तीनों सही गलत हो जाते तो अब इसमें कह रहा है नंबर ऑफ फोटान बताओ ना, जिसकी वेवलेंथ, नंबर ऑफ फोटान बताओ, और फोटान की वेवलेंथ कितनी है 200 pm, और कितने में 1 जूल ऑफ एनर्जी में। तो इसको सॉल्व पूरा नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। पहले इसकी एनर्जी हम लोग निकालेंगे किसकी, फोटान की। कैसे निकालेंगे, चूँकि पीएम में दिया हुआ है, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो पीएम के लिए याद रखना hc/λ की वैल्यू कितनी आती है 1240 ना, 80/λ, लैम्डा कितना आता है, कितना दिया है 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ये एक फोटान की एनर्जी है, और हमें टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है 1 जूल, 1 जूल डिवाइडेड बाई इतना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा 1.006 × 10⁻16 ही आएगा आंसर है ना। तो डी वाला ऑप्शन भी सही है, तो हमें इनकरेक्ट पूछा था कौन कौन सा हो गया, ए एंड सी। ठीक है,
इसमें शायद ईजी था, पर वही है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो इसमें मेन चीज़ ये है जो हाईलाइट की हूँ पार्ट कि L1 की एनर्जी पूछ रहा है ना, वो किस में, लाइमन में। और बामर की कौन सी पूछ रहा है, उसमें भी B1 ही पूछ रहा है फर्स्ट। और कह रहा है लाइमन जो है एक्स टाइम बामर है ना। इसका मतलब कि L1 अपान B1 कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, और इसी x की वैल्यू बतानी है हमें ना। तो बस पहले L1 सॉल्व कर लेते, B1 सॉल्व कर लेते हैं। L1 पहला का, इसकी सीरीज़ क्या होती है लाइमन की, 1 पर आती है, तो पहली कौन सी हो जाएगी लाइन, 2 to 1, और B1 की क्या हो जाएगी, 3 to 2। सही है, लाइमन बामर। तो इसकी एनर्जी निकालेंगे 13.6 इंटू ना, माइनस प्लस तो जब हम साइन ज़रूरत होगी तभी देखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। अब दोनों हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए ही ना, दोनों हाइड्रोजन के लिए है, तो 1 हो जाएगा जेड स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 13.6 को एज इट इज़ रहने दो, ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। ये आ जाएगा 3/4। सेम इसके लिए करो, 13.6 इंटू 1 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताओ मुझे। इंटू कितना आ जाएगा ये, 5/36। अब हम लोगों को क्या निकालना था, यहाँ चलो L1/L2 निकालना है ना। L1 कितना है, देखो दोनों में 13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो L1 की वैल्यू 3/4 है, नीचे कितना आ जाएगा, 5/36। इसको सॉल्व करो, और यही x है अपना ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4×9 = 36, 9×3 = 27, 27/5। तो ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू, 5 5 50 25 है ना, 5 5 जा 25, और 0.54 जा 20। ठीक है, तो 5 50 25, 5 चौक 20, ये 5.4 आ गया। पर आंसर में 10⁻⁻1 में दिया है, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। तो जो इंटू 10 है ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 54, और नीचे वाला ऊपर आकर 10⁻⁻1 बन जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, चूँकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन टफ होता है ना, ये 54 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको एग्जैक्टली आंसर लाना होता है, एकदम एग्जैक्ट आंसर लाना होता है। और ऑप्शनल में क्या होता है, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें से हमें बस एक अप्रॉक्सीमेटली भी आ गया ना तो भी चल जाता है, पर इसमें एग्जैक्ट नंबर लाना होता है। 10th देखते हैं, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम when the transition take place between two label which sum is 4 and difference is 2 है। मैथमेटिक थोड़ा करा दिए हैं, तो मान लो n2 प्लस n1 की वैल्यू क्या दिए हैं इन्होंने, 4, और n2 माइनस n1 की वैल्यू कितनी दिए हैं, 2। तो सॉल्व करो, n2 n1 का है, दोनों को ऐड कर दो, तो 2n2 कितना आ जाएगा, 6, n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो 3 2 1। तो ये सीरीज कौन सी होगी, सीरीज कौन सी होगी, लाइमन की होगी, और लाइमन की कौन सी लाइन है, सेकंड लाइन है। और किसके लिए है, लिथियम के लिए। तो बोल रहा है कि वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, आर की वैल्यू दी हुई है, तो 1/λ की वैल्यू क्या होती है, आर जेड स्क्वायर, वही 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू रख देंगे बस, और बाद में लेमडा को ऊपर कर लेंगे। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.09। वैसे आप लोगों को लगा लेना चाहिए इतना ना, क्योंकि ये लगाना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में। जेड स्क्वायर, जेड लिथियम है, तो लिथियम की वैल्यू जेड 3 होती है, 9 हो जाएगा, इंटू 1/1 माइनस 1/9। तो सॉल्व कर लो, कुछ तो इजी दिख रहा है। 9 7 इंटू 10⁵ इंटू ऊपर आ जाएगा 8/9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/9। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो 9 से 9 कैंसिल, केवल 8 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो ना, तो ये कितना आ जाएगा, 8 7 56, 8 9 72, 5 77 ना, 8 1 8, इतना इंटू 10⁵5। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये, पर 1 मिनट, ये 1/λ की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है,
1/λ की। और कुछ लोग जो होते हैं तुरंत ठोक देंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत आंसर है। ये 1/λ की वैल्यू है। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट अपोज 1 हो जाएगा 776 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ना। अब ये कुछ आएगा, जैसे इसको अगर हम लोग 9 मान लें कि 8 ही माने, लगभग 9 मान सकते हैं, तो 9 को 1 ना से थोड़ा ज़्यादा 0.111 होगा वैसे तो, पर उससे थोड़ा ज़्यादा तो 0.12 मान लो, इंटू 10⁻⁻5। अब इसको एक राइट में ले जाओगे डेसिमल, तो डेसिमल ले जाओगे राइट में तो ये एक बढ़ जाएगा, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻6 के आसपास आएगा, तो जो कि सेकंड वाला ऑप्शन है ना। 1 पॉइंट समथिंग और 10⁻⁻6 तो सेकंड वाला ऑप्शन। तो दोस्तों समझ में आ गया। चलो 11th करते हैं। इजी लग रहा है मुझको 11th थोड़ा। द वेव नंबर ऑफ द 3 स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर कंसीडर, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंगिंग टू द बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या क्या होती है बताओ। लाइमन बामर 2 नंबर से होंगे, कहाँ से कहाँ, कहीं से भी 2 तक ना, किसी भी पॉइंट से 2 तक जो ट्रांजिशन होंगे वो बामर के होंगे। तो ये 3 4 5। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 3 स्पेक्ट्रम लाइन कौन कौन सी हैं। जैसे ये होगी पहली दूसरी तीसरी, कौन सी है वो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे बामर के लिए। तो पहली कौन सी है 3 to 1, सॉरी 3 to 2, फिर 4 to 2, पहले यही सॉल्व कर लेते हैं ना। आर किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए ही ना। आर जेड स्क्वायर वैल्यू 1/n1 के स्क्वायर, तो दूना 4 -1/n2 के स्क्वायर 9। आर और ये कितना आ जाएगा 5/36, एक तो ये आ गया। अब 4 to 2 निकालने जाओ, ये कितना आएगा दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन, आर 1/4 -1/16, ये कितना आ जाएगा 3/16 आर। और 5 to 2 कितना आ जाएगा आर 1/4 -1/25, तो ये कितना आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा, और 25 में से 4 गए 21 ना, इंटू आर। तो बताओ 5r/36, 3r/16 एंड 21r/100, ये फोर्थ वाला ऑप्शन। इजी थे ना, पर थोड़ा सोचना होगा बस। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है हमें उसका हेल्प लेना है कि ये कौन कौन सी लाइन किससे रिलेट है, वो बता दिए इसने, बामर से कौन सी रिलेट है। तो बामर की हम पहले पहला ट्रांजिशन देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरी लाइन देखेंगे ना, तो उससे आंसर आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा इजी सवाल है ना, उससे भी ज़्यादा। देखो जो हम पहले देख लेते हैं रेडियल नोड क्या क्या होते हैं ना। मैं थ्योरी में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बस डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। n-l-1 होते हैं ना, दोनों 1 दिख रहे हैं क्या, n-l-1। और एंगुलर नोड कितने होते हैं, एंगुलर नोड होते हैं l एंड एंगुलर नोड होते हैं l। और टोटल नोड कितने हो गए, टोटल नोड हो जाते हैं n-1, क्योंकि l कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों में जब ऐड करेंगे, तो टोटल नोड n-1 होते हैं। तो 2s है, 2s के लिए n कितना है 2 है, l कितना है 0 क्योंकि s है, तो टोटल नेट कितने हो जाएंगे 2 - 1 = 1। और वही रेडियल नोड भी है, और एंगुलर नोड 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक ही रेडियल सॉरी रिप्रेजेंट द नोडल सरफेस एज शोन इन फिगर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फिगर 2 मोस्ट एक्यूरेट ना। तो कह रहा है मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो ये नोडल प्लेन दिखा रहा है कि ये नोडल प्लेन है, और ये नोडल प्लेन कट कहाँ कर रहा है बी पर। बी पर जब देखेंगे हम लोग, बी पर थोड़ा जूम करता हूँ, तो बी पर देखो ये जो फंक्शन है ना, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है कि इसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो है ना, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो है तो मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब वो नोडल प्लेन है। इसकी वैल्यू जीरो कहाँ होगी एक्स पर, एक्स लाइन पर, तो ये बी वाला ऑप्शन है जहाँ इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी वाला, यही नोडल प्लेन है। हमें फिगर 2 देख कर बताना था। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन ए इज 400 नैनोमीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इतना, द वेव नंबर ऑफ इतना, द करेक्ट एनर्जी। ओ
गॉट इट। क्या करेंगे, इसने पहले एक फोटान ए है ना, फोटान ए है, उसका वेव लेंथ दे दिया है कितना, 400 नैनोमीटर। अब बी का क्या दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, कितना दे दिया, 10⁻16 नैनोमीटर सॉरी से पर सेकेंड। और वेव नंबर दे दिया है, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है, उसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 10⁴। अब बताओ, अगर तीनों को हमें मैच कराना है तो क्या करेंगे, किसी एक के फॉर्मेट ला देंगे, और एनर्जी तो आपको पता ही है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी 1/λ। तो चाहे लेमडा निकाल लो चाहे फ्रीक्वेंसी निकाल लो, दोनों से रिलेट कर सकते हो किसकी एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, लेमडा जिसका सबसे कम एनर्जी उसकी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी में ही रखना सबसे ईजी होगा ना। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये पहले नैनोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 400 इंटू 10⁻⁹ ना। अब इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बराबर ए की क्या आ जाएगी, सी। ये कितना हो जाएगा, जब इससे कट जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और ऊपर जाकर 8 7 15 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.428 4 5 20 इंटू 10⁻15। और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये 7.5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10⁻14 ना। एक तरफ राइट ले जाते हैं तो पावर एक कम हो जाती है, तो 10 क्या हो जाएगी, 14। अब बताओ ये क्या है, ये ए है, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, बी कितना था, बी के पावर 16 था, और इसका पावर कितना है, 14 है ना। 7 पॉइंट, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 10 टाइम्स ही होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन सही है, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इतना पता चल गया हमें, बी का बड़ा है किससे, ए का एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, और बी ए से बड़ा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, अरे ये तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दो में दिख रहा है, इसमें और इसमें। सी का भी निकालना मतलब ज़रूरी है। तो 1/λ की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा सी के लिए, लैम्डा ऑफ सी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸ सी बाई लैम्डा कर रहा हूँ बस, -4। तो ये कितनी हो जाएगी, 3 इंटू, अरे नहीं, ये दिया किस में था, सेंटीमीटर में दिया था, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है अभी लैम्डा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मिली सेंटीडेसीमीटर। हाँ ठीक है, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻6 -6, ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻14। वो कितना था, 7.5 इंटू 10⁻14। तो सबसे बड़ा बी, फिर ए, फिर सी ना, तो बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आया होगा, और ये ईजी भी है ना। सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको एक यूनिट में लाएंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी मिला दी है सबको ना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी, एसआई यूनिट थी पर सेकंड, तो सबको पर सेकंड मिला दिए ना, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी। और लास्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि सेम चार्ज हैं ना, पार्टिकल m1 एंड m2 have been accelerated across the same potential difference of 200 किलोवोल्ट ना। अब ये क्या है, ये 200 किलोवोल्ट, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि Q इंटू वी कर देंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी। कह रहा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ m1 विल बी x टाइम ऑफ m2। तो m1 वेवलेंथ ऑफ m1 निकालना, वेवलेंथ ऑफ m1 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ m2, ये जो है दिया है, तो हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो बताओ ई दी हुई है, अब एक फार्मूला पढ़ते हो, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, h/p, ये फार्मूला पढ़ते हो, और p का रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं ना, p को क्या बोलते हैं, mv ना। तो इसको जब, अब आप लोग वैसे भी कन्वर्ट किए होंगे ना, तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये p की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया। अब हम लोग इसकी जगह ये यूज करेंगे कि लैम्डा बराबर होता है h/√2m और ये लैम्डा हो गया। अब बताओ हमको बस रेशियो निकालना है, तो λ1/λ2 क्या हो जाएगा, λ1 की जगह काइनेटिक एनर्जी 1
और लेमडा 2 की जगह काइनेटिक एनर्जी 2। और एक चीज़ ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होगी कि नहीं? सेम होगी, क्योंकि इस समय काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है Q इंटू वी, और Q दोनों के लिए सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों का सेम है ना, 200 kV। तो हमें H भी कांस्टेंट होता है, Ke भी सेम है, 2 भी कांस्टेंट, तो केवल प्रोपोर्शनल टू किसके, लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/√m के बराबर आ जाएगा। तो लेमडा 1 ऊपर है तो लेमडा √m1 नीचे आ जाएगा, और L2 वाला √m2 ऊपर आ जाएगा। 4/1 मतलब √4 मतलब 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई इसमें। तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा था तो आंसर 2। हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताना ज़रूर। जो भी क्वेश्चन ना, अगर कुछ एरर वगैरह होगा तो वो फाइनल क्वेश्चन आने के बाद हम लोग वो फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे 25 to 19 का क्वेश्चन जो कि मिक्स होगा। और दूसरी बात, जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होगा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो टॉपिक ज़्यादा पूछा जाने वाला होगा, जैसे बोहर का मॉडल, स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और डुअल नेचर के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार भी, और हर बार पूछे जाते हैं। और एक क्या होता है वो, क्वांटम मैकेनिक्स ना, क्वांटम मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ चैप्टर होंगे जिनके क्वेश्चन मैं ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग उसी हिसाब से क्वेश्चन को रखेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा सॉल्व करके जाओ और एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले वो सॉल्व करने पर। और वो क्वेश्चन पक्का मिलने ही वाला है, नहीं 4 आएगा तो 2 आएगा, 2 नहीं आएगा तो 1 तो पक्का ही आने वाला है ना, वो चैप्टर तो छूटने वाला नहीं है। तो और एक इसके पैरेलल में एक दूसरी सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स अलग अलग, और फिर 24 के, फिर 23 के, फिर 22 21, ऐसे ही जितना मैं कर पाऊँगा अभी कवर करूँगा। इस एग्ज़ाम तक तो बहुत सारा नहीं कवर कर पाऊँगा, पर हाँ ट्राई करूँगा कि आपके जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे ये अभी मैंने केमिस्ट्री में बताया, ऐसे ही फिजिक्स में, वो आपके एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कवर करा दूँ, ताकि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले ना। क्योंकि टफ़ वाले क्वेश्चन आपसे पिछली बार भी नहीं हुए, जनवरी में भी, इस बार भी नहीं होने वाले होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो गैप है नहीं, 4 महीने का। हालांकि कुछ लोग मेहनत करके इम्प्रूव कर लेते हैं, तो बहुत बढ़िया है। नहीं हुआ है तो आप एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस कर, बेसिक चैप्टर सॉल्व करके जाओ, उसके क्वेश्चंस करके जाओ, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, और वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे, क्योंकि वो टफ़ क्वेश्चन नहीं आते ना। तो ठीक है, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।